नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के कुराबड़ से बड़ी खबर है। सोम कमला अंबा बांध में 2 बालिकाओं के शव मिले हैं। उदयपुर के कुराबड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोम कमला अंबा बांध में 2 बालिकाओं के शव मिले हैं। झल्लारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फिलहाल शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। सलुम्बर स्थित मोर्चरी दोनों शवों को लाया गया। अब पड़ताल लगातार की जा रही है कि आखिर ये दोनों कौन हैं, ये कहां से यहां पर शव आया हुआ है। इसको लेकर भी पड़ताल पुलिस लगातार कर रही है। अभी तक शिनाख्तगी नहीं हो पाई है, ये अपडेट है। झल्लारा थाना पुलिस पहुंची मौके पर। 2 बालिकाओं के शव मिलने के बाद से सोम कमला अंबा बांध में हड़कंप मचा हुआ है पूरे इलाके में। उदयपुर के कुराबड़ से खबर है। जैसे ही स्थानीयों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस पहुंची मौके पर। पड़ताल लगातार की जा रही है। 2 बालिकाओं के शव मिलने को लेकर अब लोगों से पूछताछ होगी और उसके बाद पूरा मामला साफ होगा कि आखिर ये शव यहां पर कहां से पहुंचे और कौन ये बालिकाएं हैं। इसको लेकर भी पड़ताल होगी। फिलहाल अपडेट ये है कि शवों की शिनाख्तगी अभी तक नहीं हो पाई है। ये कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। सलुम्बर स्थित मोर्चरी में रखवा दिया गया। अभी तक जानकारी नहीं मिली है। जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ होगी। अब शव कितने दिन पुराना है, इसको लेकर भी पुलिस पड़ताल करेगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल जानकारी पुलिस को मिली थी 2 बालिकाओं के शव के होने की। उसके बाद पुलिस पहुंची मौके पर। पड़ताल लगातार की जा रही है। अब ये बालिकाएं कौन हैं, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है, कितने दिन पुराना ये शव होगा और कहां से इन शवों को यहाँ पर फेंक दिया गया होगा या फिर यहाँ पर कोई सुसाइड का मसला भी समझ में आता है। इसको लेकर भी पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी है मौके पर। लोगों से पूछताछ वहाँ पर इलाके में भी। अब पुलिस कह रही है कि जल्द ही पता लगा लिया जाएगा कि आखिर ये शव यहाँ पर कैसे आए और ये 2 बालिकाएं आखिर हैं कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बदतर है। बांग्लादेश से हिंदुओं का भारत में पलायन अब भी लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर लगातार कई तरह की बातें की जाती हैं और अभी भी खबर ये कि हिंदुओं की स्थिति वहां पर बदतर है। बांग्लादेश से हिंदुओं का भारत में पलायन अब भी लगातार जारी है। पलायन जारी रहा तो 25 साल बाद बांग्लादेश में नहीं बचेगा एक भी हिंदू। एक सर्वे और सर्वे में इन बातों का जिक्र भी किया गया है। CDPHR की ताज़ा रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। साथ ही पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, तिब्बत में मानवाधिकार को लेकर तैयार की गई है ये पूरी रिपोर्ट। और 4 दशक में बांग्लादेश से 2,03,000 से ज्यादा लोग हर साल पलायन कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हिंदू सिख की आबादी रह गई है मात्र 2.5%। और साथ ही जबकि अफगानिस्तान में हिंदू अब लुप्त होने की स्थिति पर हैं और इसीलिए भी ये रिपोर्ट अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। CDPHR की ताज़ा रिपोर्ट है और अलग अलग देशों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें पाक भी है, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान का नाम भी शुमार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश में लगातार बदतर होती जा रही है। हिंदुओं का अब भी लगातार पलायन वहाँ से जारी है और अगर इसी तरीके से पलायन जारी रहा तो 25 साल बाद की स्थिति ऐसी होगी जब वहाँ पर एक भी हिंदू नहीं बचेगा। CDPHR की ताज़ा रिपोर्ट में इसका दावा किया गया। पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, तिब्बत में मानवाधिकार को लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वहाँ पर मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट के जरिए वो भी समझ सकते हैं। 4 दशक में बांग्लादेश से 2,03,000 से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं हर साल और पाकिस्तान में हिंदू सिख की आबादी महज 2.5% ही रह गई है। इसके अलावा जबकि अफगानिस्तान में हिंदू लुप्त होने की स्थिति पर है, जो कि चिंता की बात है हिंदुओं को लेकर। ईश्वरप्पा की महत्वाकांक्षा से भाजपा बेहद निराश है। ईश्वरप्पा की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं वहां पर सत्ता के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ये कयासबाजी लगातार की जा रही है। राजनीतिक जानकार भी यही कह रहे हैं। ईश्वरप्पा की जो महत्वाकांक्षा है उससे भाजपा निराश है। कर्नाटक भाजपा में अंदरूनी जंग लगातार जारी है। सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन अचानक से ईश्वरप्पा सामने आ जाते हैं। अब अंदरूनी जो जंग है वो उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। मंत्री KS ईश्वरप्पा ने CM येदियुरप्पा की ही शिकायत कर दी और राज्यपाल को पत्र लिखकर विभाग में दखल देने का आरोप येदियुरप्पा पर लगा दिया, जो कि मुख्यमंत्री है कर्नाटक के। अब ईश्वरप्पा के पत्र के टाइमिंग से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या भविष्य में सरकार के अंदर कोई बड़ा तूफान उठ सकता है, इसको लेकर भी जो राजनीतिक जानकार हैं इसकी संभावनाएं दे रहे हैं।
हो सकता है भविष्य में इसका दुष्परिणाम देखने को मिले। अलबत्ता भाजपा ईश्वरप्पा के इस कदम से बेहद नाराज है। अब खबर ये कि जो आलाकमान है, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं, वो ईश्वरप्पा के इस कदम से जो शिकायत की है येदियुरप्पा के खिलाफ, उससे बेहद नाराज हैं। हालांकि मोदी और शाह भी समय समय पर येदियुरप्पा की तारीफ करते रहते हैं और तारीफ करके संदेश दिया कि प्रदेश में येदियुरप्पा ही रहेंगे भाजपा के नेता। और ईश्वरप्पा को आलाकमान ने पहले ही ऐसी गतिविधि से बचने के लिए कहा था, वो फिर भी बाज नहीं आ रहे। और 2 जगह उपचुनाव के बीच चिट्ठी भाजपा को डाल सकती चिंता में। अब 2 जगह उपचुनाव हैं और उपचुनाव के बीच में ये चिट्ठी ईश्वरप्पा ने जो लिखी है राज्यपाल को येदियुरप्पा के खिलाफ, वो भाजपा को चिंता में डाल सकती है। भाजपा आलाकमान को इस पर सोचना होगा। क्या वाराणसी में मोदी को चुनौती देगी ममता? ये बड़ा सवाल है। क्या वाराणसी में जो संसदीय सीट है प्रधानमंत्री मोदी की, यहाँ से क्या ममता टक्कर दे सकती है मोदी को? बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच जुबानी और सोशल मीडिया पर जंग तेज हो रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी चुनाव सभा में उन्होंने तंज कसा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर हार रही चुनाव। और खबर है कि दूसरी सीट तलाश रही है ममता बनर्जी और इस पर टीएमसी ने पलटवार करते हुए किया ट्वीट और कहा कि नंदीग्राम से जीत रही ममता, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही खड़ा नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता। 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। अब इसके क्या मायने हैं? साफ तौर से टीएमसी ने ट्वीट करके ये कहा है कि अभी की आप बात छोड़ दीजिए, आप 2024 की तैयारी कीजिए। 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी, टीएमसी ने कहा है बीजेपी को लेकर साफ तौर से। इस ट्वीट के बाद कयासों का बाजार गर्म हुआ है कि आखिर इस ट्वीट के मायने क्या हैं। क्या वाराणसी से 2024 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगी, चुनौती देने वाली हैं? क्योंकि अभी बंगाल के लिए बंगाल इलेक्शन चल रहे हैं। इसी बीच लगातार जुबानी जंग भी जारी है। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर कई वार किए जा रहे हैं। अब तंज कसा किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। पीएम मोदी ने कहा था कि नंदीग्राम सीट उनके हाथ से खिसकने वाली है, चुनाव हारने वाली है। और खबर की दूसरी सीट तलाश रही है ममता बनर्जी और इसी पर टीएमसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप अभी की बात छोड़िए, 2021 को छोड़ दीजिए, 2024 की तैयारी कीजिए क्योंकि वहां पर आपको हो सकता है नए सीट की तलाश करनी पड़े क्योंकि वहां पर वाराणसी में आपको चुनौती दी जाएगी। अब इस ट्वीट के मायने क्या है, इसको लेकर भी कई तरह की बातें। पलटू इमरान खान का एक और यू टर्न। जी हाँ, अक्सर अपने फैसलों से पलटी मार जाते हैं इमरान खान, इसलिए पलटू राम उनको कहा जाता है। एक बार फिर से यू टर्न ले लिया। भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं इमरान। पहले शांति पैगाम भेजा और बाद में पलटी मार ली, जो उनका हमेशा से रवैया रहा भी है। एक बार फिर से वही दिखाई दिया। इसी तरह भारत से कपास और चीनी आयात को भी मंजूरी दी थी। अभी याद होगा, हाल ही का ये पूरा फैसला उनका है कि भारत से कपास और चीनी आयात को उन्होंने मंजूरी दी थी। लेकिन इस मुद्दे पर भी धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 का राग अलापते हुए यू टर्न ले लिया है और कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत के साथ व्यापार संभव नहीं है। और आर्टिकल 370 का हवाला वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मौजूदा परिस्थितियां जो भी हैं उसके तहत भारत के साथ व्यापार संभव नहीं है। अपने वाणिज्य मंत्रालय को भी इस बारे में नहीं सोचने के लिए कहा है इमरान खान ने। और इस फैसले से पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर में काफी निराशा है इमरान को लेकर, क्योंकि अन्य विकल्प के मुकाबले सस्ता पड़ रहा था भारत से आयात। और लेकिन अब जो फैसला लिया है उसके बाद से जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बेहद नाराज इमरान खान से। बीसलपुर बांध से वाष्पीकरण। बीसलपुर बांध से जलापूर्ति जितना पानी उड़ रहा भाप बनकर। अब ये भी चिंता की बात है। बीसलपुर बांध से वाष्पीकरण हो रहा है और इस बांध से जलापूर्ति जितना ही पानी भाप बनकर उड़ रहा है। वाष्पीकरण रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जो कि चिंता की बात है। इतने सालों बाद भी रणनीति नहीं बनने से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आने वाले वक्त में। और इससे जयपुर, अजमेर, टोंक जिले में जल संकट पैदा हो रहा है। और अगर तापमान बढ़ोतरी होगी तो बढ़ेगा और ज्यादा वाष्पीकरण और आगे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आंकड़े खंगाले गए तो आधा पेयजल और आधा वाष्पीकरण पर खर्च होना सामने आया। और इसीलिए भी हम कह रहे हैं कि जयपुर, अजमेर, टोंक अलग अलग हिस्सों में जल संकट पैदा हो सकता है और तस्वीर आगे और भी भयावह हो सकती है। समन्वय के अभाव में पाकिस्तान की मौज किस तरीके से हो रही है, पूरी खबर आपको बता दें। न पंजाब की स्वीकृति और न राजस्थान की क्षमता। जो समन्वय का अभाव है उससे पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। न पंजाब की स्वीकृति है और न ही राजस्थान की क्षमता है। समन्वय के अभाव में पाकिस्तान भेजा जा रहा हिस्से का पानी। इंदिरा गांधी मुख्य नहर पंजाब और राजस्थान भाग में ली जा रही बंदी। रिलाइनिंग कार्य को लेकर 60 दिन की बंदी है इंदिरा गांधी नहर से।
राजस्थान के 10 जिलों की बुझती है प्यास। अब इसी को लेकर भी खबर है कि जो समन्वय का अभाव है उसी को लेकर पाकिस्तान की मौज हो रही है। पंजाब की ना तो स्वीकृति मिल रही है, न राजस्थान की क्षमता है, और समन्वय के अभाव में ही पाकिस्तान पानी भेजा जा रहा है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर पंजाब और राजस्थान भाग में बंदी ली जा रही है। रिलाइनिंग कार्य को लेकर 7 दिन की बंदी है और इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 10 जिलों की प्यास बुझती है। अब गर्मियों में समस्या पैदा हो सकती है। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 7 लाख से ज्यादा वोटर्स भाग्य का फैसला करेंगे। जो उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का काउंटडाउन लगातार जारी है। उपचुनाव में 7 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 3,80,192 पुरुष मतदाता हैं और साथ ही 3,63,610 महिला वोटर्स मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 17 अप्रैल को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 2 मई को होगी मतगणना, काउंटिंग होगी। 2 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी। डोर टू डोर अभियान में प्रत्याशी समेत 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। अब लगातार कोशिश की जा रही है किस तरीके से वोट बैंक को मजबूती के साथ अपने खेमे में किया जाए। अब 2 तारीख का इंतजार सभी को है, वो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस हो या फिर विपक्षी दल बीजेपी हो। लगातार कोशिश। अब 2 तारीख का इंतजार कि 2 तारीख को क्या होगा। प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की गहमा गहमी है। 3 विधानसभा सीटों पर नाम वापसी के बाद उपचुनाव से बदली तस्वीर। अब 3 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इसीलिए तीनों ही सीटों पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। 3 विधानसभा सीटों पर नाम वापसी के बाद उपचुनाव की तस्वीर बदल गई है। अब तीनों सीटों पर 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। सहाड़ा में 8 हैं, सुजानगढ़ में 9 हैं, राजसमंद में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं जो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। सहाड़ा में सर्वाधिक 21 प्रत्याशियों ने दाखिल किया था नामांकन, लेकिन 3 तारीख को बहुतों ने नामांकन वापस ले लिया। इनमें से भाजपा के बागी लादूलाल समेत 8 ने नामांकन वापस लिया। बाकी बचे 5 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द हो गया और राजसमंद में 17 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था। 4 ने नाम वापस लिया जबकि 3 का पर्चा रद्द हुआ और तीनों सीटों पर 7,43,000 मतदाता वोटिंग करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी के भाग्य का फैसला भी होगा। वो कांग्रेस, बीजेपी या फिर अलग अलग दल जो लगातार मैदान में हैं, जो जीत का दावा कर रहे हैं, उनके भाग्य का फैसला भी विधानसभा उपचुनाव के बाद होता हुआ दिखाई देगा। उपचुनाव से निकले शतरप। राजस्थान उपचुनाव की जमीन से उपजे सियासत के कई शतरप। जी हाँ, अब चूंकि उपचुनाव से शतरप पहले भी निकले हैं, इस बार भी यही संभावना है, यही उम्मीद की जा रही है। राजस्थान उपचुनाव की जमीन से उपजे सियासत के कई शतरप। 17 अप्रैल को सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में चुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव होने हैं तीनों ही सीटों पर। उपचुनाव के नेता राजस्थान की सियासत में छोड़ चुके गहरी छाप। कईयों ने आगे चलकर वर्चस्व अपना जमाया, जबकि सत्ता के शिखर तक भी पहुंचे कई शतरप। और जय नारायण व्यास, पंडित नवल किशोर शर्मा, शिवचरण माथुर, कमला बेनीवाल, रामनिवास मिर्धा, कमल मोरारका, सुरेंद्र व्यास सरीख के नेता प्रदेश में उपचुनावों की ही देन है। और भैरव सिंह शेखावत उपचुनाव जीतकर ही बने थे सीएम और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, क्या इससे भी कोई शतरप निकलकर सामने आएंगे? क्योंकि पहले बहुत बड़े ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला सियासत में, जो विधानसभा उपचुनाव के ही देन थे। इस बार भी नजर इसी को लेकर। अब लादूलाल पीतलिया को मिलेगा इनाम। सहाड़ा से नामांकन वापसी के बाद बीजेपी देगी जिले में इनाम, क्या इसको लेकर भी कहा जा रहा है। लादूराम पीतलिया को क्या इनाम मिलेगा? सहाड़ा से नामांकन वापसी के बाद बीजेपी गदगद है, राहत की सांस बीजेपी ने ली है, इसीलिए भी उनको इनाम की दरकार भी है। एक तरीके से बताया जा रहा है कि नाम वापसी के बाद आध्यात्मिक गुरु की शरण में गए पीतलिया और जल्द भीलवाड़ा में बीजेपी के मंच पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में दिखाई भी देंगे। बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाकर सियासत गरमा दी थी पीतलिया ने। आरोप लगाया गया था कि उन पर प्रेशर डाला गया है कि नामांकन वापस लिया जाए। सहाड़ा उपचुनाव में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। 2018 विधानसभा चुनाव में पीतलिया ने लड़ा था निर्दलीय चुनाव और तब 30,000 से ज्यादा वोट उनको मिले थे। 30,573 वोट पीतलिया को मिले थे 2018 के चुनाव में। वोटिंग प्रतिशत का था 17.51% और इसीलिए भी इतनी कोशिश की गई ताकि पीतलिया वापस लौट आए भाजपा के खेमे में, क्योंकि पहले 2018 के बाद से वो बागी थे, उनको वापस लिया गया विधानसभा उपचुनाव को लेकर ही। लेकिन जब निर्दलीय नामांकन दाखिल किया तो बीजेपी परेशानी में आ गई थी, चिंता में आ गई थी। उसके बाद
अब खबर ये पीतलिया ने नामांकन वापस लिया, उसके बाद कई तरह की बातें भी कही गई कि प्रेशर उन पर डाला गया, उन पर दबाव डाला गया कि नामांकन वापस लें। लेकिन अब खबर ये है कि प्रचार करते हुए भी वो दिखाई देंगे सहाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले 4 महीने बाद एक दिन में मिले रिकॉर्ड मरीज। अब लगातार चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान में भी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले 4 महीने बाद एक दिन में मिले रिकॉर्ड मरीज। एक दिन में संक्रमण दर 3.72% से बढ़कर हुई 6.25%, यानी अब हर 100 टेस्ट में मिल रहे 6 से ज्यादा रोगी। और महाराष्ट्र के बाद पॉजिटिव दर की ये एक दिन की सबसे तेज छलांग है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उठाए जा सकते सख्त कदम, अगले 15 दिनों के लिए उठाए जा सकते बेहद सख्त कदम, क्योंकि सरकार की नजर लगातार आंकड़ों पर है। जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, बाजार जैसी भीड़भाड़ वाली जगह की जा सकती है बंद, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। इस पर लगातार मंथन भी हो रहा है। शादी, अन्य समारोह में मेहमानों की सीमा 200 से घटाकर 100 हो सकती है। एक बार फिर से राहत की सांस ली जा रही थी, केसेस कम आ रहे थे, लेकिन अचानक से केसेस में इजाफा हुआ है। उस पर लगातार नजर सरकार की भी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। खबर ये कि जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, बाजार जैसी जहां पर भीड़भाड़ इकट्ठा होती है वहां इलाकों को बंद किया जा सकता है, ऐसी भी खबर है। और साथ ही अगले 15 दिनों के लिए कोई कदम सरकार उठा सकती है। लगातार फीडबैक भी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। प्रदेश में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं हर दिन वो चिंताजनक हैं। और साथ ही खबर ये कि एक दिन में संक्रमण दर 3.72% से बढ़कर हो गई है 6.25%, यानी कि अब हर 100 टेस्ट में 6 से ज्यादा रोगी मिल रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। और महाराष्ट्र के बाद पॉजिटिव दर की ये एक दिन की सबसे तेज छलांग है जो राजस्थान की दिखाई दी है। और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हर किसी के लिए चिंता की बात है। प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर हर कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि वैक्सीन आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लापरवाही बरतनी है। वैक्सीन जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी वैक्सीन आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जागरूकता है। और इसीलिए भी सरकार लगातार कह रही है कि आपको अपने स्तर पर जागरूकता बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है, प्रोटोकॉल की पालना करनी है। और हो सकता है लापरवाही लोग ना बरतें, उसके बाद कोई ठोस कदम ना उठाया जाए। फिलहाल मंथन इन आंकड़ों के आधार पर सरकार लगातार कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने छेड़ा विवाद। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आते ही विवाद छेड़ दिया। महिलाओं के फटी जीन्स पहनने पर ऐतराज जाहिर किया था। इनका वीडियो भी वायरल हुआ था। इकोनॉमिक टाइम्स मैगजीन में जीन्स पर 2 पेज की सामग्री छपी है। 1800 में मोटे सूती कपड़े की पतलून को नाम दिया गया जीन्स का। और 1873 में सैन फ्रांसिस्को में जीन्स का पहला ब्रांड लेवी स्ट्रॉस सामने आया। 1920 के बाद हॉलीवुड स्टार्स ने जीन्स को अपनाया और 1950 के बाद से युवाओं में बड़े पैमाने पर जीन्स का चलन शुरू हुआ। 1960 के बाद जेंडर इक्वालिटी का प्रतीक भी जीन्स बनी और तब से महिला स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई जीन्स। और 21वीं सदी में आ गया फटी जीन्स का फैशन। और जिस फैशन पर ऐतराज जाहिर किया उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने, उसके बाद विवादों में घिरे, कई नाराजगी का सामना भी उनको करना पड़ा। देश भर की महिलाओं ने इस बयान का विरोध भी किया था, उस वीडियो का विरोध किया था जिसमें वो महिलाओं की जीन्स को लेकर बयान देते हुए दिखाई दे रहे थे। अब लगातार इसको लेकर कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। और साथ ही 1800 से लेकर अब 21वीं सदी तक किस तरीके से जींस का चलन अब बढ़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स मैगजीन में इसको लेकर 2 पेज की एक सामग्री छपी है जिसमें 1800 से लेकर 1873, उसके बाद 1920 और आगे बढ़कर 21वीं सदी का जिक्र किया गया, जब जींस आते आते फटी जींस में शुमार हो गई और महिला स्वतंत्रता की एक प्रतीक भी जींस को माना जाने लगा। और इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि जो बयान दिया था उसको लेकर भी उनको हालांकि खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन जींस किस तरीके से चलन में आया 1800 से लेकर 21वीं सदी तक, वो पूरी खबर छापी गई है। क्या पहले से कम हो रहा नीतीश का दबदबा? पावरफुल लोगों की एक सूची में 80वीं पोजीशन पर खिसके नीतीश कुमार। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या जो उनकी लोकप्रियता है उसमें कमी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार पहले से कम उनका दबदबा दिखाई दे रहा है। पावरफुल लोगों की एक सूची जारी की गई है जिसमें 80वीं पोजीशन पर उनको रखा गया है। खिसके हैं नीतीश कुमार। 2019 में अंग्रेजी अखबार की इस लिस्ट में नीतीश थे 18वें स्थान पर। पलानीस्वामी, जगन मोहन रेड्डी, पिनराई विजयन लिस्ट में नीतीश से भी ऊपर हैं। सूत्रों की माने तो इस बार भगवा दबावों के आगे बेबस नीतीश कुमार दिखाई दिए। फिलहाल हालात ऐसे कि नीतीश के पसंदीदा अफसर भी नहीं हो पा रहे नियुक्त। अब ऐसी स्थिति बिहार में हो गई है नीतीश कुमार की, जो उनके पसंदीदा अफसर हैं वो भी नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अब खबर ये है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार
भगवा दबाव के चलते बेबस नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। अब नीतीश से भी ऊपर है पलानीस्वामी, जगनमोहन रेड्डी, पिनराई विजयन, जो लिस्ट में आगे चल रहे हैं। अब 2019 का आंकड़ा भी आपको याद होगा, अंग्रेजी अखबार ने छापा था और इस लिस्ट में नीतीश थे 18वें स्थान पर। अब 18वें से खिसक कर 80वें पोजीशन पर नीतीश कुमार आ गए हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर भी लगातार राजनीतिक जो जानकार हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रचार पर पाबंदी घटी। चुनाव आयोग ने पाबंदी 48 से घटाकर 24 घंटे कर दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रचार पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको घटा दी गई है। पहले 48 घंटे की रोक लगाई गई थी, अब 24 घंटे कर दी गई है। असम के मंत्री है भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगाई गई थी 48 घंटे के लिए पाबंदी और माफी मांगने के बाद पाबंदी की अवधि घटा दी गई है, 24 घंटे कर दी गई है। और बिस्वा शर्मा पर लगाए प्रतिबंध को कम करने पर कांग्रेस बेहद नाराज है। साफ तौर से कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इसको लेकर पहले भी कई तरह की बातें की गई थी कि जब उन्होंने गलती की है तो गलती की सजा उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि इतिहास में भी ऐसा हुआ और इतिहास में जिन लोगों ने ऐसा किया उन पर कड़ा एक्शन भी लिया गया, लेकिन जब बारी आई बीजेपी के लीडर की तो फिर ऐसा क्यों किया गया। कई तरह की बातें कही जा रही हैं। आगे बढ़ते जाने अनजाने अपनों के ही निशाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा कहीं ना कहीं आ गए हैं। जाने अनजाने में अपनों के ही निशाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा पार्टी के रडार पर आने के बाद ही चुनाव आयोग का भी शिकंजा उन पर कसा। बिस्वा असम चुनाव प्रचार में इस बार सबसे बड़े स्टार प्रचारक बनकर उभरे और साथ ही दरअसल भाजपा को बिस्वा से सीएम की चाह के चलते भीतरघात का अंदेशा है। वहीं मुख्यमंत्री सोनोवाल से शर्मा की रार भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जग जाहिर है। ऐसे में संघर्ष त्रिकोणीय चतुष्कोणीय न होकर भाजपा कांग्रेस नीत गठबंधन में सिमटा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन ढंग के नियम कायदे नहीं हैं। ऑनलाइन गेमिंग जो लगातार चल रही है, जिसमें लगातार विस्तार भी हो रहा है, इसके लिए क्या नियम कायदे नहीं हैं, इसको लेकर कई तरह की बातें हैं। पुराने सट्टा जुआ के कानून ही ऑनलाइन गेमिंग पर भी लागू हैं। महामारी के दौर में ऑनलाइन गेमिंग का सिलसिला बढ़ा है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ने वाले 2017 से अब तक 2 गुना बढ़े हैं। 2017 में 18 करोड़ थे और 2020 आते आते 36 करोड़ हो गए हैं ऑनलाइन गेमर। और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का रेवेन्यू 3 साल में कई गुना बढ़ा। 2019 में 6500 करोड़ रुपए था, 2021 में 9900 करोड़ रुपए हो गया। 2023 तक रेवेन्यू 15500 करोड़ रुपए तक पहुंचने के भी आसार हैं और इस समय ऑनलाइन गेमिंग के कानून बनाने की जरूरत है। टोक्यो ओलंपिक पर संकट है। कोरोना के बढ़ते मामलों से खेलों के महाकुंभ के रद्द होने का खतरा है। इस वर्ष जुलाई में आयोजित होने वाला है ओलंपिक और 2020 में कोरोना के कारण 1 साल के लिए रद्द करवाना पड़ा था ओलंपिक और अब बजट बढ़ने के कारण लोगों में फैला असंतोष। साथ ही जापान की जनता पूर्व एथलीट ओलंपिक रद्द करने के पक्ष में है और इसके अलावा एथलीटों के आगे भी काफी चुनौतियां हैं। एथलीटों को शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि यात्रा, बायो बबल और वायरस से खुद को बचाते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आईपीएल पर मंडराने लगा खतरा। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के चलते मंडरा रहा खतरा। आईपीएल 14 की मेजबानी छीन सकती वानखेड़े से। क्रिकेटर अक्षर पटेल समेत ग्राउंड स्टाफ के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके अलावा प्रबंधन से जुड़े 6 लोग भी वायरस की चपेट में हैं और वानखेड़े स्टेडियम में अभ्यास के दरमियान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 10 अप्रैल को पहला और 25 अप्रैल को आखिरी मैच होगा वानखेड़े में। 10 मैच कुल इस सीजन के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर हैदराबाद और इंदौर स्टेडियम को स्टैंड बाई पर रखा गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे सुजानगढ़ में कांग्रेस कार्यालय का किया उद्घाटन और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री भंवर सिंह भाटी साथ में उनके मौजूद हैं। सुजानगढ़ पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर सिंह भाटी उनके साथ हैं। सुजानगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनोज मेघवाल, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत डोटासरा का किया और वहां पर लगातार कोशिश है कांग्रेस के। सुजानगढ़ में इससे पहले भी कांग्रेस ही थी, अब इस बार भी दावा किया जा रहा है। दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जो काम वहां पर किए हैं उसी के नतीजतन इस बार भी उनके पक्ष में ही रिजल्ट आएगा और जीत कांग्रेस के वहां पर होगी। मनोज मेघवाल लगातार लोगों के बीच में वहां पहुंच भी रहे हैं। तमाम दिग्गज कांग्रेस के भी लगातार वहां पर जाकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इससे पहले एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस भाजपा दोनों की तरफ से ही लगातार लगाया जा रहा है। सुजानगढ़ में
कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया और साथ ही अब वहां पर अलग अलग हिस्सों में मनोज मेघवाल जाकर लोगों से संपर्क साधने में भी लगातार जुटे हुए हैं। अब सहानुभूति कार्ड वहां पर किस तरीके से कारगर होगा या नहीं होगा, सहानुभूति कार्ड खेला गया, इसका आरोप भी कांग्रेस पर है। लेकिन उसके इतर अब जब वहां पर तमाम बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जो काम किया उसी को लगातार गिनाया भी जा रहा है। मनोज मेघवाल भी लगातार ये कहते हुए कई दफा सुने गए कि जो काम पहले किया गया, जो अधूरे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लगातार सुजानगढ़ की जनता को ध्यान में रखकर कई विकास कार्य वहां पर किए गए हैं। उन विकास कार्यों के आधार पर ही इस बार भी सुजानगढ़ की जनता कांग्रेस को मौका देगी, कांग्रेस को जिताएगी और बीजेपी को हार का सामना वहां पर करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी भी इस बार जीत को लेकर आश्वस्त है। वो तीनों ही सीटों की बात करें, सहाड़ा हो, सुजानगढ़ हो या फिर राजसमंद हो, 2 सीटों पर इससे पहले भी कांग्रेस थी, सहाड़ा, सुजानगढ़, और 1 सीट पर बीजेपी। अब तीनों ही सीटों पर जीत का दावा दोनों ही पार्टियां लगातार कर रही हैं। लेकिन सुजानगढ़ की सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मनोज मेघवाल यहां पर और बीजेपी की तरफ से खेमाराम मेघवाल है। मेघवाल के बीच में जबरदस्त टक्कर वहां पर होगी। लेकिन कामकाज के आधार पर वो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के द्वारा किए गए काम वहां पर हो या फिर सरकार ने जो काम किए हैं 2.25 साल में उसका पूरा ब्यौरा हो, उसके आधार पर भी जो मतदाता हैं वो वोटिंग करेंगे, ये जाहिर है। अब इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलने वाला है, सहानुभूति कार्ड का और सरकार के कामकाज का, इसको लेकर भी आश्वस्त कांग्रेस के तमाम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। सुजानगढ़ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अलग अलग सभाएं भी वहां पर लगातार कर रहे हैं। भंवर सिंह भाटी भी लगातार वहां पर एक्टिव हैं। अब किस तरीके से तमाम दिग्गजों के एक्टिवनेस का फायदा वहां पर वोटों में तब्दीली में मिलेगा, इसको लेकर भी लगातार नजर है। जो भीड़ दिखाई दी जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था, उस वक्त की तस्वीरें आपको याद होंगी। नॉमिनेशन के बाद सभा वहां पर की गई थी, तमाम दिग्गज वहां पर थे और दावा ये किया गया कि जो भीड़ जुटी है सभा के दरमियान, वही भीड़ वोटों में तब्दील होगी। लेकिन उसका इंतजार करना होगा 17 अप्रैल तक। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, उसके बाद 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। अब 2 मई का इंतजार सभी को है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मनोज मेघवाल से भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके से वो वहां पर जमीन पर जो लोग हैं उनसे जुड़ रहे हैं, उनको विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं वहां पर हो सकती हैं, इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। सुजानगढ़ की जनता को किसकी दरकार है और इस बार भी क्या कांग्रेस को मौका जनता वहां के देगी या फिर कोई परिवर्तन होगा, इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ तनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज, वहां पहुंचे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, क्या कुछ उनका आज खास कार्यक्रम है, चूंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है और इसीलिए भी लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है? जी दीपा, बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज सुजानगढ़ के दौरे पर हैं। सुजानगढ़ पहुंचने से पहले इनका टुंगी नाके पर जो कि रामकरण गुलेरिया कांग्रेस नेता उनके नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसके पश्चात वे सुजानगढ़ शहर के शास्त्री ब्याव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसके पश्चात वे सुजानगढ़ शहर के शास्त्री ब्याव के पास स्थित कांग्रेस के चुनावी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दरमियान शहर के स्थानीय कांग्रेस नेता मौजूद थे, मंत्री भंवर सिंह भाटी, नसीम अख्तर, राजेंद्र मूड, हेतराम गोदारा, डूंगरमल गैदर सहित स्थानीय कांग्रेसी नेता डोटासरा के साथ थे। इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा सुजानगढ़ के चंदन पैलेस होटल में हैं, जहां पर वे स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। रूम नंबर 107 में जो कि कांग्रेस नेता है मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी और तमाम यहाँ के स्थानीय नेता जो कि चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। चुनाव की स्थिति के बारे में डोटासरा उनसे पूछ रहे हैं और बंद कमरे में लगातार इनकी चर्चा चल रही है। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा जो कि सुजानगढ़ के खत्री होटल में जाएंगे, वहाँ पर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद डोटासरा का कार्यक्रम है जो कि सांडवा में है। सांडवा में एक बड़ी किसान रैली आज रखी गई है, उसमें आथुना क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे और डोटासरा जो कि कार्यकर्ताओं में एक ताकत फूंकने का काम आज कर रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ डोटासरा चुनाव में भी पहुंचे थे और उनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी सुजानगढ़ में डेरा डाले हुए हैं और लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि वे ये सीट
सुजानगढ़ विधानसभा सीट जो कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है, इसके लिए हर संभव प्रयास पीसीसी चीफ डोटासरा द्वारा किए जा रहे हैं। जी दीपा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुज आपका, क्योंकि वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, कार्यकर्ता में जान फूकेंगे और साथ ही जो आम लोग हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश होगी ताकि वहां पर जीत हासिल की जा सके, जिसका दावा भी कांग्रेस लगातार कर रही है। इसी के साथ ही न्यूज़ प्लस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।